अच्छा, किसी को कुछ भी बोलना हो तो वो माइक ऑन करके बोलेगा। मैं अभी चैट बॉक्स नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो क्वेश्चन पेपर देख रहा हूँ। ए इज अ सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट्स। तो ए में कितने एलिमेंट्स हैं? एन एलिमेंट्स है हमारे पास। ठीक है, अब देखो दो सबसेट बनाए ए के, एक पी और एक क्यू, और बोला गया कि पी इंटरसेक्शन क्यू में एक ही एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग ने एक डमी बॉक्स बना दिया से आर। ठीक है, तो ऐसा जरूरी थोड़ा है कि जो एक एलिमेंट है वो या तो पी या तो क्यू में जाना ही होगा। हो सकता है कि किसी में भी ना जाए, तो अगर किसी में भी नहीं जाना होगा तो उसको हम लोग किस में डाल देंगे? आर में डाल देंगे। ठीक है, तो अब पी इंटरसेक्शन क्यू में एक एलिमेंट होना चाहिए, तो पहले वो कौन सा एलिमेंट होना चाहिए वो फाइंड किया। तो नंबर ऑफ वेज मैं कैसे लिखूंगा? एन में से कौन सा वो एलिमेंट होना चाहिए? एन सी NC1 वन। उससे क्या हुआ कि कोई एक एलिमेंट सेलेक्ट हो गया और वो जो सेलेक्टेड एलिमेंट्स है दोनों को दे दिए। ठीक है, अब एक एलिमेंट हो गया, तो अब मेरे पास n माइनस वन एलिमेंट्स रिमेनिंग है। ठीक है, तो अब देखो पहले एलिमेंट के लिए, अब जो ये जो n माइनस वन एलिमेंट्स है उसमें पहले एलिमेंट्स के लिए कितने ऑप्शंस होते हैं? तीन 3 ऑप्शन, या तो p या तो q या तो r। उससे क्या मैं ये इंश्योर कर लूंगा क्या कि जो एलिमेंट है वो p और q दोनों में मतलब साइमल्टेनियसली नहीं भराएगा, जो एक कोई भी एलिमेंट में डाल रहा हूँ। सिमिलरली दूसरा एलिमेंट के पास भी तीन ऑप्शन, या तो p या तो q या तो r। ऐसे ही जो लास्ट एलिमेंट था उसके पास भी तीन ऑप्शन, या तो p या तो q या तो r। फिर इधर आर वो ए का पार्ट हुआ ना, जो पी और क्यू में नहीं है। हाँ, r जो है वो जो p और q में नहीं है वो वाला पार्ट हुआ। ये n माइनस वन टाइम्स है, nc1 कितना होता है? n होता है, और ये जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या हो जाता है? 3 रेज टू n माइनस वन। ठीक है, समझे 51 वाला? यस सर। ओके। सर आप तो वो आर अज्यूम किया, अगर वो नहीं करेंगे तो कैसे होगा? नहीं, उसको अज्यूम देखो, जैसे अगर कोई सबसेट बनता है ए का, तो उसका जैसे मान लो ए का दो सबसेट बना, पी और क्यू, तो ऐसा थोड़ा है कि पी और क्यू मिला के जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे ए में होंगे। कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं ए के जो न तो पी में हो न तो क्यू में हो। ठीक हाँ है, सर समझे। तो तो वो उसके ए लिए माइनस पी यूनियन क्यू है। आर जो है, हाँ वो एक तरीके से ए माइनस पी यूनियन क्यू टाइप की चीज है। समझ में आई बात? तो ये क्वेश्चन नंबर 51 था। 52 पे आते हैं अपने। 52 इज कि 1 से लेके n तक सेट है सच दैट, और इसमें से तीन नंबर्स को चूज करना है x y z, सच दैट x इज लेस देन y एंड y इज लेस देन z। तो n एलिमेंट्स में से तीन एलिमेंट्स को चूज करने के कितने तरीके होते हैं? nc3 वेज। अच्छा, जैसे ही कोई तीन एलिमेंट्स चूज होके आ गए होते हैं, जैसे मान लो 1 3 और 10 चूज होके आ गया, तो क्या एक्स वाई जेड के पास बहुत ऑप्शंस रहते हैं क्या इनको अरेंज करने के? वो एक ही तरीके से अरेंज हो सकता था, क्योंकि एक्स को सबसे छोटा होना है, वाई को उससे बड़ा होना है और जेड को सबसे बड़ा होना है। तो ये जो तीन एलिमेंट्स हैं उनको एक्स वाई जेड में आपस में अरेंज करने का एक ही तरीका होता। तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाते? nc3 × 1। समझे? इतना क्लियर है बच्चों? यस सर। चलो, ओके। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 52। 52 के बाद किसकी बारी है? 56 की बारी है। ओके, सो नेक्स्ट लेट्स गो टू 56।
क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? हाँ 55। 55 भी, चलो पहले 55 कर लेते हैं। देखो 55 क्या है? मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, ठीक है। अब इनमें से हम लोग को 4 लेटर्ड वर्ड फॉर्म करने हैं। तो सबसे पहले कि कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है? एम 2 बार हो रहा है, ए 2 बार हो रहा है, फिर टी 2 बार हो रहा है, समझे? एच ई आई सी एस, ये लोग कितनी बार हो रहे हैं? एक एक बार हो रहा है। दे आर अपेयरिंग वन एट अ टाइम। फाइन। सो अब देखो, जैसे ये टोटल 11 है, ये टोटल 11 है, तो 4 लेटर वर्ड के लिए मैं क्या 11C4 कर सकता हूँ क्या? ये टेक्निक लगा सकता हूँ 11C4? बोलो बच्चों, तो वो क्या 11 आपने? नहीं होगा। हाँ नहीं सर, रिपीट हो रहे ना दो तीन। हाँ हाँ 11C4 नहीं लगा सकते, क्योंकि 11C4 या ये सब चीज तभी लगा सकते हैं जब ये सारे के 11 के 11 आपस में डिस्टिंक्ट हो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ रिपीट हो रहा है, तो नहीं लगा सकते, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए व्हाट वी विल हैव टू डू इज वी नीड टू फाइंड केसेस। तो पहला केस लिखा कि ऑल द लेटर्स शुड बी डिस्टिंक्ट, जितने भी लेटर्स यूज हो रहे होंगे 4 डिजिट नंबर में, वो लोग डिस्टिंक्ट होने चाहिए। अब अगर तुम देखो तो ये कितनी वेराइटीज हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास कितनी वेराइटीज हैं? 8 वेराइटीज हैं। तो अगर मैं इन 8 वेराइटीज में से किसी 4 वेराइटी को सेलेक्ट कर लिया होता, से मान लो ये सेलेक्ट होती वेराइटी, ये सेलेक्ट होती वेराइटी, ये वेराइटी सेलेक्ट होती, और ये वेराइटी सेलेक्ट होती। अब हर वेराइटी में से एक एक एलिमेंट लिए, ठीक है। तो 2M में से 1M लेने का कितना तरीका होता? एक। एक ही तरीका होता। ये बात क्लियर है? फिर ऐसे ही 2T में से 1T लेने का एक ही तरीका, 1E लेने का एक तरीका। तो इससे क्या हो गया कि हमारे पास 4 एलिमेंट्स आ गए। अब 4 एलिमेंट्स आ गए, अब क्योंकि चारों के चारों डिस्टिंक्ट है, सो इनका अरेंजमेंट कैसे करेंगे? इनटू 4 फैक्टोरियल। समझे? नाउ लेट्स कम, ये समझ में आया? केस 1 समझ में आया? यस केस 2, 2 सेम, 2 लेटर सेम होने चाहिए और 2 डिफरेंट होने चाहिए। मतलब कुछ ऐसे टाइप का हो जाए, MMAH टाइप का, कुछ ऐसे टाइप का वो हो जाए। तो पहले जो 2 सेम है उसकी कितनी वैरायटीज अवेलेबल है हमारे पास? 3 वैरायटीज अवेलेबल है। तो पहले मैं इन 3 में से एक वैरायटी को सेलेक्ट कर लिया होता। जैसे मान लो M वाली वैरायटी सेलेक्ट हो गई होती, उसमें से 2M ले लिया होता। अब हमारे पास 2M आ गए, अब कितनी वैरायटीज बची हुई है? 7 वैरायटीज बची हुई है। तो 7 में से 2 वैरायटीज को सेलेक्ट कर लिया होता। जैसे मान लो एक A आ जाता और एक H आ जाता से। तो अब हमारे पास ये 4 अल्फाबेट्स आ गए। अब हम लोग को क्या करना है? इन चारों को अरेंज करना है। तो इन चारों को अरेंज कैसे करते हैं? क्योंकि रेपिटेशन हो रहा है, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। समझ में आई बात? केस 3 मैं ऐसे लिखूंगा, 2 सेम ऑफ टाइप 1 प्लस 2 सेम ऑफ टाइप 2। मतलब जैसे MAAM, ऐसे टाइप का कोई नंबर वर्ड बन जाए, ठीक है। तो हमारे पास टाइप 1 और टाइप 2 होने के लिए कितनी वैरायटीज अवेलेबल थी? 3 वैरायटीज अवेलेबल थी। तो मैंने 3 में से पहले कोई 2 वैरायटी सेलेक्ट कर ली। उसमें से जैसे मान लो कि M और A सेलेक्ट होके आ गया। अब 2M और 2A अपने आप ले लिए उसमें से। अब उसको अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं? 4 फैक्टोरियल
होल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। फाइन। सो जो हमारा आंसर होता, अब मैं इवेल्युएट नहीं कर रहा, तुम लोग इवेल्युएट कर लेना। आंसर जो होता है वो क्या होता, केस 1 प्लस केस 2 प्लस केस 3, इनके नंबर ऑफ वेज होते हैं हमारा आंसर। समझ गए बच्चों ये वाला क्वेश्चन कैसे किया? हाँ सर। ओके। अब 54 के, ये 55 था, 55 के बाद 56, 56 देख लेते हैं क्या है। 56 है हमारा कि ए जो है वो है 1 2 3 5 6 10 15 30, ठीक है। x1 इंटू x2 इंटू x3 इज इक्वल टू y, यहाँ पे y क्या है, इट इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये y है हमारा, ठीक है। तो हम लोग से पूछा गया कि x1 कॉमा x2 कॉमा x3 के कितने ट्रिपलेट्स होंगे ऐसे, ठीक है, इसके कितने ट्रिपलेट्स होंगे। सो अब अगर इसमें तुम देखो तो ये जो ए वाला सेट है वो कोई खास सेट है क्या? सारे 30 के फैक्टर्स हैं। हाँ सर, सब 2 3 हाँ, 5 दो आर द फैक्टर्स ऑफ 30, दो आर द फैक्टर्स ऑफ 30। तो इसको करने के लिए देखो दो तरीका है, एक तो छोटा वाला तरीका मेथड 1, लेकिन वो जरूरी नहीं कि अपने को स्ट्राइक करता ही। जैसे हमने x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 ले लिया इज इक्वल टू 30 लिख लिया, ठीक है। अब ये जो x4 है वो पता है क्या है, एक डमी वेरिएबल टाइप की चीज है। इट इज व्हाट, अ डमी वेरिएबल। इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो मैं बता रहा हूँ। इससे पहले 30 को लिख लिया, उसको फैक्टराइज अगर कर देता तो 2 इंटू 3 इंटू 5। अब तुमको ऐसे सोचना है कि मेरे को 2 को इन चारों वेरिएबल्स में से किसी में मैं डाल सकता था। तो अब जैसे मान लो अगर मैं 2 को x4 में डालता, x4 में केवल 2 होता, तो उससे x1 इंटू x2 इंटू x3 इज इक्वल टू 15, इसका काम हो जाता अगर x4 में केवल 2 होता तो। बोलो बच्चों। हाँ सर। यस। अच्छा, यस। अगर अगर मैं x4 में 2 और 3 दोनों डाल देता, 2 और 3 दोनों डाल देता, तो इससे x1 इंटू x2 इंटू x3 इज इक्वल टू 5, इसका काम हो जाता। तो x4 में अलग अलग नंबर डालने से, अगर जैसे मान लो मैं x4 में कुछ भी नहीं डाला, नथिंग, तो x1 इंटू x2 इंटू x3 इज इक्वल टू 30, इसका काम हो जाता। समझ में आ रहा है? तो अब हम लोग को इससे फायदा क्या हो रहा है इससे फायदा ये हो रहा है कि हम लोग को अलग अलग केसेस नहीं लेने पड़ेंगे कि केस 1 में जब x1 इंटू x2 इंटू x3 1 हो जाए, केस 2 में जब x1 इंटू x2 इंटू x3 2 हो जाए, ठीक है। वो मेथड 2 है, दैट इज अ लॉन्गर मेथड। अब देखो 2 के पास कितने ऑप्शंस हैं, इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है। तो 2 के पास 4 ऑप्शन है। 3 के पास कितने ऑप्शन है, अगेन इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा, 4 ऑप्शन है। 5 के पास भी 4 ऑप्शन। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इज 64, ये नंबर ऑफ वेज हो गए। सर ये वाला लास्ट वाला पार्ट रिपीट कर सकते हैं? देखो 2 जो है, 2 को किसी एक वेरिएबल में जाना है तो कितने ऑप्शंस होते हैं, 2 या तो इस वेरिएबल में चला जाए, या तो इसमें, या तो इसमें, या तो इसमें। तो 2 के पास कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन। चार। वैसे ही 3 के पास कितने ऑप्शन है, सबके 4 पास ऑप्शन। पांच ऑप्शन है।
सबके पास 4 है, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 64। ठीक है, समझ में आई बात बच्चों? सो हाँ सर। ये जो है छोटे तरीके से हुआ डमी वेरिएबल लेके। अच्छा, मेथड टू में मतलब वो एक लंबा पार्ट होगा, लंबा क्वेश्चन होगा। जैसे मान लो x1 इंटू x2 इंटू x3, मैंने एक बार 1 ले लिया, एक बार 2 ले लिया, एक बार 3 ले लिया, एक बार 5 ले लिया, एक बार 6 ले लिया, जिसको प्राइम फैक्टराइज करूंगा तो क्या आएगा 2 इंटू 3। फिर एक बार 10 ले लिया, जिसको प्राइम फैक्टराइज करूंगा तो 2 इंटू 5। फिर 15 3 इंटू 5। फिर 30 2 इंटू 3 इंटू 5। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसमें भी है। हाँ ठीक है, तो जैसे केस 1 से, जैसे x1 इंटू x2 इंटू x3 को 1 होना है, तो इस x1 कॉमा x2 कॉमा x3 इसके ट्रिपलेट्स कितने एक होते ही हैं? पॉसिबिलिटी है। एक ही पॉसिबल एक ही पॉसिबिलिटी होती है कि तीनों 1 1 1 हो जाए। अच्छा, x1 इंटू x2 इंटू x3 इज इक्वल टू 2 होना है, तो इसकी पॉसिबिलिटी कितनी होती? 3। इसके पास 3 ऑप्शन है, 3 पॉसिबिलिटी होती। वो कौन कौन सी होती? लेट मी शो यू। 2 1 1 1 2 1 1 1 2। समझ में आई? ऐसे ही इस 3 के पास 3, इस 5 के पास 3। आर यू गेटिंग दिस थिंग? हाँ सर, यस सर। इस 2 इंटू 3 के पास, जैसे इस 2 के पास 3 बस होती 6 होता ना। और इस 3 के पास भी 3 होती, तो ये कितना हो जाता? 9। फिर इसके पास भी 3 इंटू 3 9, इसके पास भी 3 इंटू 3 9, और इसके पास 3 इंटू 3 इंटू 3 27। 27। अब इन सबको ऐड करो। 27 प्लस 9 36 प्लस 9 45 प्लस 9 54 54 प्लस 10 64। तो देखो ये वाला आंसर और ये वाला आंसर समझ में आ गया, दोनों मेथड। यस सर। चलो, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 56 हो गया हमारा। सर वो उसमें 9 कैसे है सर? कौन सा 9 कैसे आया? देखो 2 के पास भी 3 ऑप्शन, या तो x1 या तो x2 या तो x3, और 3 के पास भी 3 ऑप्शन, या तो x1 या तो x2 या तो x3। हाँ सर सर सर। तो एक्चुअली मैंने 2 को एक में डाल दिया था, तो 3 फैक्टोरियल आ रहा था, तो इसके वजह से गड़बड़। तो ये हो गया 56। नाउ क्वेश्चन नंबर 57। अब 57 देखो, 57 वाला जो अपना क्वेश्चन है, इसमें कुछ मतलब कुछ खास पीएनसी है नहीं। इससे पहले देखो 7 फैक्टोरियल क्या होता? 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, हमको वो फैक्टर्स फाइंड करने हैं जो 3t+1 टाइप के हो एंड ऑड हो, जो 3t+1 टाइप के हो एज वेल एज क्या हो, ऑड हो। तो अब देखो शुरू किया जाए इसको। क्या कहते हैं, देखो ऑड होने के लिए मतलब इसका इक्वल स्कोप, इसका स्कोप और इसका स्कोप खत्म हो गया 2 4 और 6 वाले का। मतलब कोई भी फैक्टर्स में 2 4 या 6 तो आ ही नहीं सकता। अग्री करोगे? हाँ सर। यस सर। ओके। 3t+1, 3t+1 का क्या मतलब है कि वो 3 से डिवाइड होने पे 1 रिमाइंडर दे, मतलब किसी भी फैक्टर में 3 का मल्टीपल नहीं आ सकता, तो 3 भी हटा दिया। तो अब हमारे पास कौन कौन से नंबर्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? वो है 1 5 7। ठीक है, तो इससे क्या क्या बन सकते थे फैक्टर्स? अभी तक हम लोग ने बस ये दो चीजें इंश्योर की कि वो नंबर ऑड हो
और 3t टाइप का ना हो, 3 से डिविजिबल ना हो, तो इससे जो है एक फैक्टर तो ऑब्वियसली 1 बन जाता, फिर एक 1 इंटू 5 जो कि 5 होता, 1 इंटू 7 जो कि 7 होता, 5 इंटू 7 जो कि 35 होता, फिर 1 इंटू 5 इंटू 7 वो भी 35 ही बन रहा होता, तो यूजलेस टू राइट वंस अगेन। अब इसमें से 3t प्लस 1 टाइप का कौन सा है? 3t प्लस 1 का क्या मतलब है कि 3 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर आ जाए, तो 3 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर आएगा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आएगा। 5 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2। 7 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1। 1 35 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2 तो ये 1 और 7 जो है यही दो फैक्टर्स हैं जो हमारे काम के हैं, तो हम लोग को इनका सम ऑफ फैक्टर्स पूछा गया है। तो सम ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएगा? 1 प्लस 7 विच विल बी 8। ठीक है, जो कि 8 होगा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? बोलो बच्चों। ओके, सर। सो यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें अपने फिर। 57 हो गया। 57 के बाद कौन सा है? 58 है और 60 है। 58 देख लेते हैं जल्दी से। 58 क्या है देख लें जरा। 58 6 डिजिट नंबर A1 A2 6 डिजिट नंबर है ये, such that A1 is greater than A2, A2 is greater than A3, A3 is greater than A4। मतलब एक तरीके से डिजिट्स को कैसे टाइप में होना चाहिए? डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये क्वेश्चन ऐसा है कि 6 डिजिट नंबर्स जिसमें डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो हमारे पास वैसे कितने डिजिट्स अवेलेबल होते हैं? 10 डिजिट्स अवेलेबल होते हैं, 0 से लेके 9 तक डिजिट्स अवेलेबल होते हैं। और अगर देखो सब में मतलब कोई भी इक्वल नहीं हो सकता आपस में, सब डिजिट्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो मैंने क्या किया, 10 में से 6 डिजिट्स को सेलेक्ट कर लिया 10C6 वेज से। हाँ, 10C6 वेज से 10 में से 6 डिजिट सेलेक्ट हो गए। अब इसको अरेंज करने का कितना तरीका होता बताओ बच्चों? एक ही वे होता। एक ही तरीका होता। जैसे मान लो मैं सेलेक्ट करके ऐसे लेके आता 2 5 3 4 7 8, 6 हो गए क्या? हाँ, तो इसको अरेंज करने का तो एक ही तरीका होता ना कि पहले 8 आ जाता, फिर 7 आ जाता, फिर 5 आ जाता, फिर 4 आ जाता, फिर 3 आ जाता, फिर 2 आ जाता, क्योंकि हम लोग को डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाना है। तो अरेंज करने का एक ही तरीका होता। तो ये 10C6 मतलब 10C6 इज 10C4 और ये 210 होता है। आंसर की में शायद 2100 दिया हुआ है, उसको करेक्शन करा देंगे। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, वो 210 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। 59 किसी को है क्या डाउट? 59 अब देखो वैसा ही टाइप का क्वेश्चन है जैसा अभी हम लोग ने ऊपर किया है। सो 59 आप लोग खुद से ट्राई करोगे। वी विल डू क्वेश्चन नंबर 60। तो क्वेश्चन नंबर 60 जो है वो एक तरीके से मतलब इसमें पीएनसी वगैरह कुछ नहीं है, एक लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन है। 1 2 3 टिल 100। तो इनमें से नंबर्स को सेलेक्ट करना है जो x रेज टू y टाइप के हों, जहाँ पे x y दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो। ठीक है, अब देखो x रेज टू y टाइप मतलब कि वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, या वो नंबर परफेक्ट क्यूब आ जाए, या वो नंबर
पावर 4 आ जाए, मतलब समझ में आ रहा है, परफेक्ट 4 आ जाए ऐसे कह लो, या परफेक्ट 5 आ जाए ऐसे कह लो, ऐसे कह दिया, ठीक है। चलो, तो परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या हो सकता है? देखो, एक तो वैसे तो 1 तो हो सकता है, लेकिन 1 को हम लोग को इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि x और y दोनों को 2 से बड़ा होना है। तो पहला परफेक्ट स्क्वायर 4 हो गया, फिर 9 हो गया, 13, 25, फिर 36, 49, 64, 81, 100, ठीक है। अच्छा, परफेक्ट क्यूब पहला कौन सा था? 2 क्यूब मतलब 8, 3 क्यूब मतलब 27, फिर 4 क्यूब 64। मतलब 64, जो कि ऑलरेडी आ चुका है, तो मैं फिर से नहीं लिखूंगा, समझ में आई? 5 क्यूब तो वो 100 से ऊपर चला जाता। अच्छा, परफेक्ट 4, परफेक्ट 4 2 रेस क्यों टू नहीं 4, लिखोगे? हाँ, वापस क्यों नहीं लिखोगे? x और y फिर डिफरेंट रहेगा ना, x to the power 5, x to the power y उसका। नहीं, मैंने ऐसा नहीं पूछा है कि x, y के कितने वो हो। क्वेश्चन में क्या ऑर्डर्ड पूछा है। गया? ऑर्डर्ड पेयर ये नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इसमें से ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो x रेस टू y के फॉर्म में होंगे, तो समझ गया। समझे? अच्छा, ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट परफेक्ट 4। परफेक्ट 4 मतलब पहला तो 16 आता, जो कि ऑलरेडी हो चुका है। दूसरा 81 आता, जो ऑलरेडी हो चुका है। फिर उसके बाद तो 100 से ज्यादा हो जाता। परफेक्ट 5 में पहला 32 आता, फिर दूसरा 100 से ज्यादा आ जाता। अच्छा, अगर मैं परफेक्ट 6 की बात करता, तो पहला 64 64 आता, है तो वहाँ पे। जो ऑलरेडी यूज हो चुका है। फिर दूसरा तो कोई आता ही नहीं। और परफेक्ट 7 तो पहले से ही जो है वो 100 से अबव चला जाता। तो इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, चलो, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। 60 हो गया, फिर इधर क्या सीन है? 61 63 64 66 68, 61 63 64 66 68। इसमें इसके अलावा और किसी का है कोई? जोहेब का 62 है, एंड इसके अलावा देख लो भाई, 60 से 70 के बीच में और कोई है तुम लोग का? सो लेट्स स्टार्ट विथ 61 फर्स्ट ऑफ ऑल। 61 क्या है? डोमेन का क्वेश्चन है। तो इन 61 देखो, लॉग ऑफ रूट ऑफ 10 into 3 raised to x minus 2 minus 9 raised to x minus 1 minus 1, ठीक है, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो इसका डोमेन फाइंड करना है। तो डोमेन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे ये जो स्क्वायर रूट है वो क्या कहेगा, मतलब वैसे तो स्क्वायर रूट कहता है कि मेरा इनपुट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन लॉग क्या कहता? लॉग 0 कहता नहीं कि हो मेरा सकता। 0 नहीं हो सकता। तो दोनों की बात 65 और 69, तो दोनों की बात जो है हम लोग कैसे मानते हैं? ग्रेटर देन 0 के तरीके से मान लेते हैं। तो 10 into 3 raised to x minus 2 minus this should be greater than 0। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए 3 raised to x को t मान लिया से, तो 10 t upon 9 minus t square upon 9 minus 1 should be greater than 0। So
ये क्या बन जाएगा बताओ जल्दी से, टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 9 शुड बी लेस देन 0। तो इसका जो सोल्यूशन सेट आता है t बिलोंग्स टू 1 से लेके 9 तक, इट मीन्स 3 रेज टू x बिलोंग्स टू 1 से लेके 9 तक, तो x बिलोंग्स टू 0 से 2। ये पहले आ गया, डोमेन 1 आ गया लॉग की वजह से। अच्छा कॉस इनवर्स देखो कॉस इनवर्स जो आउटपुट देता है वो कैसा आउटपुट देता है कॉस इनवर्स, 0 से पाई तक आउटपुट देता है कॉस इनवर्स, फाइन। सो कॉस इनवर्स अगर 0 से पाई तक आउटपुट देता है तो स्क्वायर रूट को इनको एज एन इनपुट लेने में कोई इशू होगा क्या, बोलो बच्चों। नहीं सर। नहीं होगा। कॉस इनवर्स क्या कहेगा कि भाई मेरा जो इनपुट है वो डिफाइंड हो जाए, बाकी सब तो आगे मैं संभाल लूंगा। तो 1 माइनस एक्स शुड बी बिटवीन -1 से 1, इसका मतलब x माइनस 1 का भी वही इनइक्वालिटी होता, तो x जो है ना वो 0 से 2 हो जाता। ये d2 आ गया। अब देखो d1 इंटरसेक्शन d2, तो एक्चुअली दोनों एक तरीके से सेम लिखे हैं, बस ब्रैकेट का फर्क है, जब इंटरसेक्शन लेंगे तो ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। सर आपने 1 माइनस एक्स को x माइनस 1 कैसे लिया? मतलब मैंने दोनों साइड 1 से मल्टीप्लाई कर, सारे साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा ओके। ठीक है, मतलब तुम ऐसे सोचो कि अगर a -1 से 1 के बीच में है तो माइनस a भी तो -1 से 1 के बीच में ही होता है ना, हाँ सर। तो बस वही करते। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 61 आपको समझ में आ गया। नाउ लेट्स कम टू 62। 62 वाला जो क्वेश्चन है अपना, देख लो भाई। 62 में क्या है कि cot x is equal to pi by 2 plus x, where x belongs to माइनस पाई से 3 पाई बाय 2 तक। ठीक है, और हम लोग को नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करना है। वी आर सपोज टू फाइंड व्हाट, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऐसे केस में कैसे फाइंड करते हैं, ग्राफ। ग्राफ बना के। ग्राफ बना के। यस, बहुत अच्छा, ग्राफ बना के। तो हम लोग क्या करते कि पहले cot x का ग्राफ ड्रॉ करते। तो cot x के लिए ये जो है आपका माइनस पाई हो गया, ये 0 हो गया, ये प्लस पाई हो गया, और ये 3 पाई बाय 2 हो गया। तो cot x का ग्राफ ऐसे टाइप का हो गया, ऐसे टाइप का होता है, और फिर यहाँ से ऐसे टाइप का। ठीक है, बड़ी गंदी ड्राइंग बन गई है। अच्छा, फिर मैं इधर का ग्राफ ड्रॉ करता। तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन होती जो पाई बाय 2 से स्टार्ट हो रही होती, और उसका स्लोप क्या हो रहा होता, 1 हो रहा होता। तो ये स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे टाइप की हो रही होती। अच्छा, माइंडेड कि ये वाला जो ग्राफ है, ब्लैक वाला ग्राफ, ये पूरा ऐसे ऐसे जा रहा है। तो ये लोग कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं बताओ। 3। एक ये, एक ये, और ये एक यहाँ पे। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी 3। अंडरस्टूड। सर बिना ग्राफ के कैसे होता है ये, उसमें बड़ा कंफ्यूजन हो गया था। बिना ग्राफ के नहीं कर सकते ये, क्योंकि देखो होता क्या है कि जैसे इधर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इधर क्या है, इधर एक लीनियर फंक्शन है या पॉलिनोमियल कह सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक और पॉलिनोमियल आपस में हम लोग कुछ ज्यादा नहीं कर सकते, उनके बीच में कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है। जैसे मान लो दो ट्रिगो के टर्म है तो उनके बीच में मैं आपस में फॉर्मूला लगा सकता हूँ। ठीक है, दो पॉलिनोमियल तो उनके बीच में शायद कुछ फॉर्मूला लग जाए, लेकिन एक ट्रिगो और एक पॉलिनोमियल के बीच में तो फॉर्मूला नहीं लगता। तो ऐसे केसेस में जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, दोज आर प्योरली बेस्ड विद द हेल्प ऑफ ग्राफ ओनली।
ओके समझ गया सर। ठीक है। और तुम ये भी देखो कि क्वेश्चन में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा है, तो कभी भी तुमको मैथ्स में क्वेश्चंस में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे कि इस इक्वेशन का भाई नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ, तो मोस्ट प्रोबेबली वो ग्राफ से सॉल्व हो रहा होगा। ओके सर। ठीक है, तो हमने 61 62 कर लिया, 63 64 करना है। अब 63 देखेंगे। ओके, तो 63 क्या है? एफ ऑफ एक्स प्लस 2y कॉमा एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। तो हम लोग से पूछा गया कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या होगा। तो अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, जैसे इसको T1 मान लेना चाहिए और इसको क्या मान लेना चाहिए, T2। एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू T1 एंड एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू T2। तो इससे बताओ x की वैल्यू क्या हो जाती है दोनों इक्वेशंस को ऐड करने पे, T1 प्लस T2 बाई 2, और y की वैल्यू क्या आती, T1 माइनस T2 बाई 4। तो इसी चीज को अगर मैं लिखना चाहता तो कैसे लिखता, एफ ऑफ T1 कॉमा T2, तो x की जगह T1 प्लस T2 बाई 2 इंटू y की जगह T1 माइनस T2 बाई 4। So this will become T1 square minus T2 square by 8। ये f of T1 कॉमा T2 है। ठीक है, तो अब देखो, मतलब जो चीज पहले लिखी है उसका होल स्क्वायर पहले हुआ है और जो चीज बाद में लिखी है उसका होल स्क्वायर बाद में हुआ है। तो अगर मेरे से कोई पूछता कि f ऑफ x कॉमा वाई क्या होता, तो मैं क्या लिखता, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 8। ठीक है, तो इस टेक्निक पे ये क्वेश्चन था। सर ये कैसा फंक्शन है मतलब? ये फंक्शन नहीं, ये एक एक्सप्रेशन है जो x और y दोनों में एक्सप्रेशन है। इट इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, जैसे ओके सर। जैसे तुम देखो तो हम लोग जैसे लाइन का इक्वेशन जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, जैसे x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 जो भी। तो l को हम लोग को ऐसे लिखना चाहिए, l ऑफ एक्स वाई, इस चीज को। क्यों? क्योंकि इसमें x और y दोनों का कंपोनेंट है। तो इट इज एन एक्सप्रेशन इन x एंड y। सर ये जो बीच में कॉमा इसका क्या मतलब है, मतलब मुझे समझ नहीं आया था ये कॉमा का ये मतलब है, मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं है एक तरीके से। सबसे पहली बात, ये कॉमा का ये मतलब है कि यहाँ पे एक वेरिएबल लिखना है और यहाँ पे दूसरा वेरिएबल लिखना है। जैसे मान लो तुमको एक एक्सप्रेशन लिखना है 3 वेरिएबल्स में x y z, तो तुम ऐसे लिखोगे f ऑफ x कॉमा y कॉमा z। और कोई एक्सप्रेशन होगा जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 7z। तो ये जो कॉमा, मतलब ये जो 3 टर्म्स होते हैं वो क्या बताते हैं एक तरीके से कि कौन कौन से वेरिएबल्स आप यूज कर रहे हो। समझ गया सर। ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारा कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। नाउ लेट्स कम टू 64। 64 कितने लोग का सही हुआ बताओ जल्दी से। एफ एक्स इज इक्वल टू सेकंड वर्ड जी आई एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। सॉरी, ओके। तो अच्छा, सेकंड वर्स के डोमेन का क्या सीन होता है, सेकंड वर्स क्या कहता है बताओ जल्दी से, कि उसका उसका जो इनपुट है वो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 या फिर 1 टू इन्फिनिटी की। ऐसा होना चाहिए, -1 से छोटा या 1 से बड़ा। ठीक है, अब देखो जी आई एफ ऑफ एक्स स्क्वायर जो है ये 1 से बड़ा है। इसका मतलब जी आई एफ की इनइक्वालिटी पता है कैसे सॉल्व करते हैं अपने, द सिंपलेस्ट तरीका, जैसे जी आई एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो पहले लिख लो कि वो कौन कौन से नंबर्स होंगे जी आई एफ की वैल्यू, 1 2 3 और ऐसे डॉट 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 चला जाएगा।
तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, इसको कहाँ से स्टार्ट हो सकता था? ये 1 से स्टार्ट हो सकता था। हाँ सर। अच्छा, अंदर वाली चीज 0.99 हो सकती थी क्या? नहीं सर। नहीं उसका सर। जीआईएफ तो फिर 0 हो जाता। तो हम लोग ऐसा लिख सकते थे कि ये 1 से इन्फिनिटी होना चाहिए था। हाँ सर। अब ये 1 से इन्फिनिटी मतलब अगर मैं इनइक्वालिटी फॉर्म में लिखना चाहूँ, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए था। इसको इधर ला दिए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए था। एक्स इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए था। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या आता? एक्स माइनस बिलोंग्स टू इन्फिनिटी टू 0। यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ये जैसे पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी है ना ये। अच्छा, ये क्या कहता? अब जैसे यहाँ पे भी इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम लोग ने जीआईएफ की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज है वो लिख ली। सर बट क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो। हाँ ठीक है, मैं इन जनरल बता रहा हूँ, ये टेक्निक बता रहा हूँ। बाद में ले लीजिएगा ना, मेरा अभी चल रहा है था। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, क्या माइनस वन हो सकता था क्या? बोलो बच्चों। हाँ सर माइनस। हाँ सर। माइनस वन हो सकता था। अच्छा, क्या वो माइनस 0.01 हो सकता था? फिर उसको हाँ जीरो से सर, छोटा होना 0 चाहिए, एक्सक्लूड होगा। तो एक्सक्लूड होगा। हाँ, ऐसे टाइप का। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते थे? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज लेस देन 0। अच्छा, ये जो इनइक्वालिटी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये तो हमेशा एक पॉजिटिव आउटपुट देता है, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। इसका मतलब इसका ग्राफ ऐसे होता है, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देता है। और बात क्या की जा रही है? लेस देन 0 की। ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं होता। तो यहाँ से क्या आ जाता? नल सेट। ठीक है, वैसे तो हम लोग को क्या करना चाहिए? इनके बीच में और लग रहा है, तो और लगने का क्या मतलब है? दोनों का यूनियन। यूनियन। तो यूनियन इन दोनों का लेंगे तो अल्टीमेटली यही आंसर आ जाएगा, क्योंकि नल सेट के साथ यूनियन लेने का कोई मतलब तो होता नहीं है। ठीक है, so this will be our final answer. Understood? Question number 65. यस सर। Okay. Now, sorry, ये 65 था कि कौन सा था? 64 था. Now let's come to question number 65. 65 कौन सा, एक बार देख लें पहले. अच्छा, ये sin pi x is equal to mod of ln mod x. तो यहाँ पे भी सेम कहानी, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछ रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ग्राफ से। ग्राफ से। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करना होगा, इसका ग्राफ ड्रॉ करना होगा, और देखना होगा कि ये लोग कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले साइन पाई एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो साइन पाई एक्स का ग्राफ देखो, पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब रूट्स जो है वो वन, सम रूट्स बाय पाई हो जाएंगे, मतलब हाँ सर, वो 1 2। हाँ, ऐसे टाइप का ग्राफ हो जाएगा अपना। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे पाई होता था, अब 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे -2 होगा, और थोड़ा सा आगे बढ़ा दे, यहाँ पे -3 हो जाएगा। फाइन। अच्छा, मॉड ऑफ ln mod x, इसका एक बार अलग से कैसा दिख रहा होगा वो तो बना देते हैं, फिर उसको फिर इसी में डालेंगे।
हेलो, साउंड आ रही है बच्चों? हाँ सर। यस यस सर। 2 मिनट रुकना। नेट चला गया। ओके, ठीक है, चलो। सो अब देखो, ये लॉग मॉड ऑफ लॉग मॉड एक्स का ग्राफ है। सो अब होता क्या, देखो जरा। और थोड़ा सा हम लोग को ना इसमें स्लोप वगैरह का आइडिया होना चाहिए। देखो, ये वाला पोर्शन ये ई पे 1 हो रहा होता है ना। ई पे क्या हो रहा होता, 1 हो रहा होता। और ई क्या होता है, वो 2.73 के राउंड होता है। मतलब यहाँ पे वो 1 हो रहा होता। तो इधर से जो ग्राफ है वो ऐसे आता। इतनी बात समझ में आई? यस। अब देखो, ये 1 कहाँ पे हो रहा होता, ये 1 जो है 1/e पे हो रहा होता। 1/e मतलब 1/2.7। ठीक है। तो 1/e मतलब यहाँ पे कहीं पॉइंट हो रहा होता और यहाँ पे 1 हो रहा होता। तो ग्राफ कैसे पास कर रहा होता, ऐसे टाइप से। समझ में आया? हेलो। यस सर। तो ग्राफ इसके नीचे से पास कर रहा होता, ब्लैक वाले के नीचे से पास कर रहा होता। अब यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे इस पोर्शन में तो हम लोग को कोई इशू नहीं है, -1 पे होता और ऐसे जाता। और इधर कैसे जाता, इधर अगेन यहाँ पे 1 हो रहा होता। मतलब -e पे 1 हो रहा होता। मतलब बाकी जगह 1 से कम हो रहा होता। तो ये इसके नीचे से ऐसे चला जाता। तो हमारे कितने पॉइंट्स आए, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे जो है 6 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। मतलब 6 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ गए। समझे? बोलिए। यस सर। क्वेश्चन है, हम लोग ने 63 कर लिया, 64 कर लिया, 65 कर लिया, 68 69। 66 क्या है, 66 जो है वो स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है कि अ लाइन पासेस थ्रू 2, 2
एक लाइन है जो 2,2 से पास कर रही है एंड कट्स ऑफ एन एरिया of 9 units, then the sum of all the possible values of slope. ठीक है, तो मान लो इस लाइन का स्लोप m मान लिया हम लोगों ने, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, और ये पॉइंट a और ये पॉइंट b मान लिया, तो बताओ इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस 2 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस 2। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला कि जैसे a वाला पॉइंट क्या होता है बताओ, a वाला पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें y की y वैल्यू को 0 0 पुट डाल करते हैं, दो। तो अपनी x की वैल्यू जो है दैट वुड हैव बीन 2 माइनस 2 बाय m, ये क्या हो गया 2 माइनस 2 बाय m कॉमा 0। ऐसे b निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x को 0 पुट करते हैं, तो उससे y की वैल्यू जो है 2 माइनस 2m आ जाती, तो 0 कॉमा 2 माइनस 2m। ठीक है, अब देखो जो एरिया होता वो क्या होता, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाफ इंटू 2 माइनस 2 बाय m इंटू 2 माइनस 2m इज इक्वल टू 9। इससे सॉल्व करना तो m में एक इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, m में यू विल गेट क्वाड्रेटिक। ठीक, तो उससे m की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। 66 क्लियर। सर वो हाँ सर। फिर 2 फिर और माइनस कौन सा, सर और उसमें बोला हाँ था क्या कि बोल वो रहे हो, ट्रायंगल बनाता है विद द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो उसका ये मतलब था कि एक्सिस के साथ। हाँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, हाँ एक्सिस के साथ ही बनाता है ना, सर सर मुझे लगा कोई भी ट्रायंगल हो एक्सिस सकता के साथ बनाता है। अरे नहीं, सर वो 0, हाँ 2 और क्या बोल रहे हो, माइनस तो 2m कुछ बोला, बोला, तो 2 माइनस 2m वाले अपने कोऑर्डिनेट लिखते हैं। यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट कर दिया। कौन सा b वाला पॉइंट पूछ रहे हो, हाँ सर समझा। समझ गया। ओके, फिर 60 कौन सा था, अब कौन सा करना है, 66 हो गया, अब 68 और 69 करना है। सर वो 67 में स्क्वायर और रोम्बस के बीच में कैसे डिसाइड करें? देखो स्क्वायर जो होगा ना वो रोम्बस का एक स्पेशल केस होता है। ठीक है, तो स्क्वायर परपेंडिकुलर बिकम, बस स्क्वायर में ही रहेगा। नहीं परपेंडिकुलर रोम्बस में भी रहता है और स्क्वायर में भी रहता है। अब जब रोम्बस के दोनों डायगोनल्स इक्वल हो जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है, हाँ सर दोनों वो, डायगोनल्स की लेकिन लेंथ वो अगर, चेक कैसे करेंगे? हाँ तो अब यहाँ पे ऐसी तो कोई इंफॉर्मेशन इन्होंने दी नहीं कि इसके डायगोनल्स के लेंथ इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, तो रोम्बस में डायगोनल्स के लेंथ इक्वल हो भी सकेंगे और नहीं भी होंगे, तो इसलिए हम लोग रोम्बस टिक कर देंगे। सर मतलब उसका कुछ ऐसा प्रूफ नहीं है ना, वो तो ऐसे करना है कि हाँ मतलब नहीं, वो भी करना है। हाँ ये ज्यादा जनरलाइज्ड केस है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 68 देख लो भाई। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या है कि टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस फ्रॉम ओरिजिन, देखो ये ओरिजिन है, यहाँ से टू परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस फॉर्म्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, और ये लाइन कौन सी है, इस लाइन का इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है। जैसे मान लो ये a है, ये b है, तो अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, जैसे मान लो ये d होता, तो OD का लेंथ हम लोग वो वाले फॉर्मूले से लिख सकते हैं, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 सॉरी c अपॉन a रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। OD का लेंथ क्या आ जाएगा 5 अपॉन
रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मतलब ओडी इज व्हाट, √5। तो ओडी की वैल्यू हमारी √5 आ गई। अच्छा, इस ट्राइंगल के एरिया को अब हम लोग ज्योमेट्रिकली फाइंड कर सकते हैं। देखो ये 45 डिग्री है, ये √5 है, इसका मतलब इसको भी क्या होना पड़ेगा, √5। √5, और इसको भी क्या होना पड़ेगा, √5। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, √5 प्लस √5 इज 2√5 इंटू हाइट √5। एरिया क्या आ गई तुम्हारी, 5 आ गई। सर मैंने एक्चुअली इसको मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस के साथ ले लिया। नहीं, तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं बनता तब ना, तब वो तुम्हारा आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर 69, देखो क्वेश्चन नंबर 69 इस पेपर का सबसे इजी क्वेश्चन है। मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल मीट एट 0, -3। अच्छा, मीडियंस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड। सेंट्रोइड। सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0, -3। दो वर्टेक्स जो है, एक वर्टेक्स है 1, -4 और दूसरा वर्टेक्स है 5, 2। तो बस तीसरा वर्टेक्स निकालना है। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। ठीक है, अब इसको इक्वेट कर देना इसके, और x2 x3 y2 y3 पता है, तो उससे x1 y1 आ जाएगा। ठीक है, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 69। 69 के बाद सर बट उसके ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे। सर एक भी मैच नहीं हुआ। सर एक उसका हाँ करेक्शन आया था। हाँ, तो सर ने करेक्शन कराया था ना, ग्रुप पे सर ने करेक्शन कराया था। क्या सर? जीएसएम सर ने ग्रुप पे करेक्शन कराया था ना, हाँ सर। तब तो मैच कर जाएंगे फिर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 60 वाली सीरीज कंप्लीट हो गई। अब 70 वाली सीरीज। ओके, सो मेरे ख्याल से 70 वाले सीरीज में सारे ही हैं, 71 से लेके 75 तक सारे ही है। ठीक है, तो चलो करते हैं, मैं 1 मिनट में आया, रुको। ओके, सो बताओ 71 किसका इसका सही हुआ। हाँ सर हो गया था। क्या किसका इसका, तो 71 हो गया। ओके, सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 71। 71 क्या है,
कि GIF वाला क्वेश्चन है कि 3 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 7x इज इक्वल टू 27 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 10। ठीक है, तो इसको हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे x को हम लोग ने इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख लिया। तो देखो ये क्या बन जाएगा, 3 टाइम्स GIF प्लस 7 टाइम्स GIF प्लस फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू 27 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट प्लस 10। इसको तुम जब लिखोगे तो ये ऐसे बन जाएगा, 10 टाइम्स GIF इज इक्वल टू 20 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट प्लस 10, या GIF ऑफ x इज इक्वल टू 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1। इतनी बात समझ में आई? ओके, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको आप सॉल्व करते हो। बोलो फ्रेंड्स, कैसे सॉल्व किया? सर वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के टर्म्स में लिख सर उसको 0 to 1 के minus बीच में में डाल इनइक्वालिटी दिया। सॉल्व किया। हाँ, गुड। तो देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या था, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस 1/2। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, 0 से 1 बीच में। इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस 1/2 कहाँ से कहाँ तक होता, 0 से 1 के बीच में। टू इधर बैठ दिया, तो यहाँ से इंटीग्रल पार्ट ऑफ x कहाँ से कहाँ तक होता, 1 से लेके 3 के बीच में। इसका मतलब क्या होता, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x क्या क्या होता, या तो 1 होता या तो 2 होता। तो हम लोग ने दो ले लिया। पहला केस क्या ले लिया, केस इंटीग्रल 1, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। इंटीग्रल एक पार्ट ऑफ सेकंड। x की वैल्यू यहाँ पे 1। हेलो हेलो, अभी आ रही है? हेलो, हाँ सर आप ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट की, तो उस इक्वेशन में इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 1 पुट करने पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। 0। अच्छा, हमारा मेन एम तो क्या है, x फाइंड करना। तो x इज इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, सो 1 + 0 इज व्हाट, 1। फिर दूसरा केस क्या लिया कि जब इंटीग्रल पार्ट ऑफ x 2 हो जाए, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x जब 2 हो जाता और यहाँ पे पुट करते, तो यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू जो है हाफ आ जाती। तो x क्या हो जाता, इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब 2.5। ठीक, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आई 1, 2.5। so sum of values of x is 1 plus 2.5, which is 3.5 आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी भी वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ सर। हाँ सर बहुत हो रही है। हेलो, अभी आ रही है सर। अभी हाँ ठीक है? सर ठीक। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, 71 वाला।
ए बी सी एक ट्राइंगल है और इनका जो ऑर्थो सेंटर है वो एच है। ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट 0,5 है, बी का कोऑर्डिनेट -4,-3 और सी का कोऑर्डिनेट 3,4। अच्छा, ए बी सी का ऑर्थो सेंटर अगर एच है तो ए एच बी का ऑर्थो सेंटर क्या होगा? सी हो जाएगा। वो सी हो जाएगा। तो हम लोग को क्वेश्चन में क्या करना है कि दोनों के ऑर्थो सेंटर के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब एक तरीके से सी एच लेंथ फाइंड करना है हम लोग को। वी आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी एच। ठीक है। अच्छा, सी एच फाइंड करने के लिए सी तो ऑलरेडी पता है, बस हम लोग को क्या फाइंड करना है? एच फाइंड करना है। तो एच कैसे फाइंड करेंगे? वो स्लोप वाले तरीके से, जैसे मान लो इसको अल्फा कॉमा बीटा मान लिया। अब देखो इस लाइन का स्लोप क्या होता? 4/7 मतलब 1 हो जाता, मतलब इस लाइन का स्लोप -1 हो जाता। -1। तो बीटा -5 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू -1। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट? 5। ठीक है। अब ऐसे ही इस लाइन का स्लोप जो है वो -1/3 होता, तो इस लाइन का स्लोप क्या होता? 3 होता। ठीक है, ये सब m1 इंटू m2 वाले तरीके से कर रहे हैं। तो बीटा प्लस 3 होल अपॉन अल्फा प्लस 4 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 3 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू -9। So alpha plus beta is equal to 5 and 3 alpha minus beta is equal to -9। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू -1 आ जाएगी और बीटा की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, और सी का कोऑर्डिनेट 3,4 है ही, तो सी एच जो है दैट विल बी रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, मतलब ये रूट 20, मतलब 2√5। ठीक है, हाँ सर। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 73। फिर वो सी 70 कैसे हो बोलो? क्या? ये एज अ रिजल्ट लिखाया था हमने कि ए एच बी का जो ऑर्थो सेंटर होता है वो सी होता है। नोट्स देखना, उसमें एज अ रिजल्ट लिखाया था। अब क्वेश्चन नंबर 73 एक बार देख लेते हैं। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 73। तो अपने 73 में क्या है? अच्छा, 73 में एक प्रॉपर्टी लगती है। वो प्रॉपर्टी जो है हम लोग जब आगे एक चैप्टर आता है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, उसमें पढ़ते हैं। वो प्रॉपर्टी क्या होती है? ये डी है, ये आई है और ये I1 है। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी ये होती है कि जो ए आई अपॉन आई डी जो होता है, आई क्या है? इन सेंटर, और I1 जो है वो क्या है? एक्स सेंटर। तो जो ए आई अपॉन आई डी जो होता है वही AI1 अपॉन I1D होता है। रेशियो सेम होता है ये वाला। ठीक है, ए आई अपॉन आई डी इज इक्वल टू AI1 अपॉन I1D। फाइन। नाउ सी, अब क्या क्या कोऑर्डिनेट है? ए का कोऑर्डिनेट है 3,2, फिर आई का कोऑर्डिनेट है 6, -1, डी का कोऑर्डिनेट है
7, -2 और I1 का कोऑर्डिनेट है अल्फा, बीटा। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा होल अपॉन 1 प्लस AI1 अपॉन DI1। अच्छा, अगर हम लोग को अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है ना, तो अल्फा प्लस बीटा तो हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं बिना कुछ किए ही। जैसे इन दोनों का सम क्या है, 5। इन दोनों का सम क्या है, 5। इन दोनों का सम क्या है, 5। तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड इस लाइन का इक्वेशन क्या हुआ होता, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। आई बात समझ में? ऑब्जर्वेशन बेस्ड इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब जो ये वाली लाइन है दैट इज लाइंग ऑन, सॉरी मतलब अल्फा कॉमा बीटा इज लाइंग ऑन दिस लाइन, इट मींस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो ये वाली चीज हमारी ऑलरेडी आ चुकी है। अब हमको क्या फाइंड करना है, AI1 अपॉन DI1, ये फाइंड करना है। अच्छा, AI1 अपॉन DI1 दैट विल बी सेम एज AI अपॉन ID। हाँ सर, फिर हो जाए। सेक्शन फॉर्मूला लगाया AI अपॉन ID के लिए, लैम्डा इज टू 1 लिखा। तो अपने क्या लिख लेंगे, 6 इज इक्वल टू 7 लैम्डा प्लस 3 होल अपॉन लैम्डा प्लस 1। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू जो है तुम्हारी 3 आ जाएगी, समझे? तो यही जो है हमारा तुम्हारा क्या हो जाएगा, AI1 होल अपॉन DI1। सर या तो दोनों पे वो लेंथ वाला भी लगा सकते, फिर डिवाइड कर सकते हैं। 5 होल अपॉन 1 प्लस 3, मतलब ये 5/4 हो गया, जो कि क्या होता है 1.25 होता है। सर बस ठीक ये है, प्रॉपर्टी नहीं पता थी। तो हाँ प्रॉपर्टी हाँ, नहीं पता तो उसके बिना कैसे करना? नहीं उसके बिना फिर नहीं हो पाता, प्रॉपर्टी होनी चाहिए वाली। सेवेंटी फोर जो है, अच्छा 74 में क्या है, हम्म, जैसे मान लो ये है अपना, अच्छा ये क्वेश्चन पता है इसमें ये थोड़ा टफ इसलिए हो गया ये क्वेश्चन क्योंकि तो 5/4 इसमें, हो गया, इससे सिर्फ 4/4 हाँ हो 5, हाँ मतलब इक्वल नंबर ऑफ ग्रिड्स नहीं है, 1 2 3 4, ठीक है ये ऐसे हो गया, 1 2 3 4 5, इसको 0 लिख लिया, इसको 1 लिख लिया, इसको 2 3 4 5 0 1 2 3 4 ऐसे लिख लिया, ठीक। सो अब हम लोग को इसमें क्या फाइंड करना है, इसमें फाइंड करना है, रुको क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, अच्छा रेक्टेंगल्स विथ बोथ साइड ऑफ इवन लेंथ, ठीक है, होल अपॉन द नंबर ऑफ स्क्वायर्स विथ बोथ साइड ऑफ ऑड लेंथ। तो पहले रेक्टेंगल विथ बोथ साइड्स ऑफ इवन लेंथ जो होता, वो कैसे बाय कैसे का रेक्टेंगल होता, जैसे एक रेक्टेंगल तो 2/4 का होता, एक रेक्टेंगल 4/2 का होता। अच्छा, रेक्टेंगल में स्क्वायर्स भी तो इंक्लूडेड ही होते हैं ना, तो एक 2/2 का होता और एक 4/4 का होता, ठीक है। हम लोग कैसे लिख रहे हैं, L/B, पहले लेंथ बाद में ब्रेथ। तो 2/4 के कितने रेक्टेंगल्स होते हैं, उसको तुम ऐसे देखो, फंडामेंटल प्रिंसिपल से काउंटिंग करेंगे हम लोग, जैसे ये एक स्क्वायर हो गया,
अब ऐसे तुम कितनी जा सकते हो, जैसे ये एंड पॉइंट 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 4, ऐसे 2/4 के कितने हो गए, 4 स्क्वायर, 1 इंटू 4। 4/2 के कैसे होते हैं, 4/2 के जैसे मान लो मैं कोई दूसरा कलर यूज करूं, ये 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 ये, ठीक है। तो हम लोग x के अलोंग कितने बार जा सकते थे, 2 बार। 2 बार जा सकते थे, समझ में आ रहा है ना। और y के अलोंग हम लोग कितनी बार जा सकते थे, 3 बार, मतलब 6 हो गया। फाइन। 2/2 इसके कितने स्क्वायर्स होते हैं, तो अब कोई और कलर यूज करना पड़ेगा, जैसे ये ये, तो x के अलोंग हम लोग कितनी बार जा सकते थे, 1 2 3 4, 4 बार। और y के अलोंग हम लोग कितनी बार जा सकते थे, 1 2 3, 3 बार, मतलब 12। और 4/4 का अब कौन सा कलर यूज करूं मैं, तो येलो वाला कलर यूज कर लिया, ठीक है। तो x के अलोंग मैं कितनी जगह जा सकता था, कितनी बार, 2 बार। और y के अलोंग एक ही बार एक जा बार। सकता था। तो ये जोड़ो, ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्क्वायर। तो ये समझ में आया कैसे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से रेक्टेंगल्स हम लोग ने निकाले, स्क्वायर्स ऑफ ऑड साइड लेंथ। तो देखो ऑड साइड लेंथ के लिए 1/1 होना चाहिए, 3/3 होना चाहिए, 5/5 नहीं हो सकता, क्योंकि इधर जो है 5 नहीं है, इधर केवल 4 ही तक है। अच्छा 1/1 निकालने का तो बहुत आसान तरीका है, उसमें क्या है कि जितनी बॉक्सेस है काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, तो 20 बॉक्सेस हो गए। 3/3 के लिए क्या होना है, 3/3 के लिए ये 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 और ये, तो इधर कितना मूव कर सकते थे, इधर 3 जगह मूव कर सकते थे, और इधर 2 जगह मूव कर सकते थे, 6। ये क्या हो गया, 26, 20 + 6। सो रेक्टेंगल अपॉन स्क्वायर क्या हो जाता, 24/26, 12/13। अब इसको मेरे ख्याल से डेसिमल में कन्वर्ट कर लोगे तो 0.92 आ जाएगा। सर आप वो स्क्वायर का वापस बता सकते हैं, सेकंड वाला जो लास्ट में बता। 3/3 वाला स्क्वायर, हाँ सर। देखो 3/3 वाला स्क्वायर मैंने ब्राउन कलर से किया है, ये है, ये है, ये है, और ये है, ठीक है। तो x ये वाला एंड कहाँ कहाँ जा सकता था, 3 पे जा सकता था, 4 पे जा सकता था, 5 पे, तो यहाँ पे 3 लिख लिया। और ये वाला एंड कहाँ पे जा सकता था, 3 पे जा सकता था और 4 पे जा सकता था, तो यहाँ पे 2 लिख लिया। तो 3 × 2 इज, ओके। सबको समझ में आ गया, जल्दी से बताओ बच्चों। यस सर। ओके अब आखिरी वाला क्वेश्चन, 16 - x c 2x - 1 प्लस 20 - 3x p 4x - 5। अब देखो एनसीआर का कंडीशन क्या होता है, एनसीआर कब डिफाइंड होता है, n ग्रेटर देन r, और दोनों n पॉजिटिव होने चाहिए। n ग्रेटर देन इक्वल टू r, और n को ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड r को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। और npr कब डिफाइंड होता है, n सेम ग्रेटर देन। कंडीशन, हाँ सर।
सेम कंडीशन जो इधर लिखी हुई है। तो बस कुछ नहीं करना, तुमको ये सब कंडीशंस लगानी है और फिर उसमें देखना है कि कौन कौन से नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं ओवरऑल। तो 2 ही आते हैं। ठीक है, तो अच्छा हाँ, ये भी है कि ये लोग नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स होने चाहिए, ये लोग कभी फ्रैक्शन नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो 75 खुद से कर लेना, मैंने कंडीशंस बता दी है। ओके, तो पेपर डिस्कशन क्लियर हुआ पूरा? यस सर। ओके गुड। तो अच्छा बताओ, कितने लोग के मैथ्स में कल के टेस्ट में अबव 60 आए? अबव 60 चैट बॉक्स में लिखो, इन मैथ्स अबव 60। बोलो स्टूडेंट्स। दिशा, दिशा कितने आए एग्जैक्ट मार्क्स मैथ्स में? 62, गुड। जिया के 58 आए, वेरी गुड। अबव 50 वाले बताओ। आदित्य 51, जिया 58। ओके, पेपर में तुमको टाइम निकालना पड़ेगा जोएब, मतलब ये तो हमेशा का होगा ना कि मैथ्स। सर एक्चुअली इस बार फिजिक्स से चालू किया तो फिर फिजिक्स में बहुत टाइम लग गया। फिजिक्स से चालू करा, फिजिक्स में सर ये मैथ्स के लिए बहुत कम टाइम मिला। तो तुम लोग का एक्चुअली तुम लोग पेपर को स्ट्रेटेजी से सॉल्व करते हो कि बस शुरू कर दिया पेपर? नहीं सर, यूजुअली केमिस्ट्री से करता हूँ, बट इस बार फिजिक्स पता नहीं क्यों किया, बहुत लेंदी लगा। देखो, पेपर शुरू करने से पहले क्या किया करो कि एक बार पेपर रीड कर लेना चाहिए सब बच्चों को। ठीक है, पूरा पेपर रीड कर लिया, सारे क्वेश्चंस रीड कर लिए, 75 क्वेश्चंस। अब उसमें जो है तीनों सब्जेक्ट्स के कुछ क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन देख के अब इतना तो आइडिया लगता है ना कि कौन सा क्वेश्चन मेरे से फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व हो जाएगा और कौन सा नहीं होगा। तो जो क्वेश्चंस तुमसे फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व हो जाएगा उसको शॉर्टलिस्ट कर लो तीनों सब्जेक्ट में। So you need to spend around 7 to 8 minutes on reading question paper, और वहाँ पे तुमको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या करना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं उसको शॉर्टलिस्ट कर लो, पहले वो कर लो। उससे तुमको ये पता चल जाएगा कि कौन सा पोर्शन इजी आया है इस पेपर में। तो कभी कभी क्या हो जाता है कि बच्चे वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। हो सकता है कि जैसे मान लो थर्ड नंबर पे तुम मैथ्स अटेम्प्ट किए, और हो सकता है कि मैथ्स सबसे इजी हो। तो अगर तुम क्वेश्चन पेपर रीड कर लोगे ना, तुमको अपने आप पता चलेगा कि किस क्वेश्चन पे हमको ज़्यादा फोकस करना है। तो पहले क्वेश्चन पेपर रीड कर लिया, उसमें जो जो तुमसे मतलब तुम श्योर शॉट हो, 90% श्योर शॉट हो कि ये तो मेरे से बनना ही है, एक्सेप्ट कैलकुलेशन मिस्टेक, उसको पहले कर डालो विद इन एन आवर। मतलब बिलीव मी, यू विल गेट एटलीस्ट 25 क्वेश्चंस जो तुमको जिसका तुमको प्रोसीजर पता है। तो तुमने क्या किया कि अपने 100 मार्क्स तो ऐसे ही इंश्योर कर लिए। फिर उसके बाद नाउ फॉर द रिमेनिंग 2 आवर्स कीप ऑन डूइंग दोज क्वेश्चंस जिसमें तुमको एफर्ट लगाना है। अच्छा, जिस क्वेश्चन की बिल्कुल भी हवा नहीं लगती तुमको कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, क्या करेंगे, तो उसमें तुमको टाइम स्पेंड करने की जरूरत भी नहीं है क्वेश्चन पेपर में। वो तुम घर पे जब पेपर रीसॉल्व करोगे तब तुमको वहाँ पे टाइम स्पेंड करना है। वहाँ पे तुमको क्या करना है कि बस तुमको अपना टाइम उन क्वेश्चंस में डिवोट करना है जो तुमको रिजल्ट दे सके, जो तुमको मार्क्स फेच कर सके। ठीक है, तो आगे के जो भी टेस्ट हो
स्टार्ट विथ टॉपिक वाइज टेस्ट ओनली, कि जो भी टेस्ट हो उसमें एक बार पहले क्वेश्चन पेपर 5 मिनट में पढ़ा, उसमें क्वेश्चन को शॉर्टलिस्ट कर लिया कि ये क्वेश्चंस पहले मेरे को करना है, फर्स्ट डू दोज क्वेश्चंस एंड आफ्टर दैट रिमेनिंग क्वेश्चंस करोगे। ओके, तो ऐसे बहुत बहुत से बच्चे होंगे जो लोग पेपर भी कंप्लीट नहीं कर पाए होंगे या हड़बड़बाजी में पेपर किए होंगे, और आता हुआ क्वेश्चन भी वो या तो कर नहीं पाए होंगे या रॉन्ग कर दिए होंगे। सो हम लोग को ऐसा नहीं करना कि जो क्वेश्चंस आता है वो भी हमसे रॉन्ग हो जाए, वो तो ब्लंडर हो जाएगा। कि जो क्वेश्चन आता है जिसमें तुम 100% श्योर शॉट हो, तो उसको अगर तुम ठंडे दिमाग से करोगे तो सही होगा, और अगर उसको हड़बड़बाजी में करोगे तो वहाँ पे तुम मार्क्स लूज कर दोगे। ठीक है, चलो। सर ऐसा मेरे साथ बहुत होता है सर, मेरे को क्वेश्चंस आते होते हैं, मैं गलत करके आ जाता हूँ। हाँ सर, मतलब टेस्ट में नहीं होता, बट रीसॉल्व किया तो आराम से हाँ होता है। सर, घर पे हो जाता है। हाँ, तो वही है ना, हाँ सर, टेस्ट के बाद रीअटेम्प्ट किया तो आराम से हो जाता है। तो वही 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 कंफर्ट जोन तुमको अपने उस पेपर में भी लेके आना है। देखो, तुमको ये कोशिश नहीं करनी कि जैसे मैथ्स में 25 क्वेश्चन है तो मेरे को 25 में 25 पूरे सॉल्व करके देने। ठीक है, देखो तुम अपना अभी तक का हाईएस्ट स्कोर सोचो कि तुम्हारा अभी तक का हाईएस्ट स्कोर मैथ्स में क्या रहा है। पिछले जितने भी टेस्ट हुए उसमें मेंस में हाईएस्ट स्कोर क्या रहा, से कुछ समथिंग अराउंड 70-75 रहा होगा कुछ। ठीक है, तो 70 मार्क्स स्कोर करने के लिए तुमको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे बताओ? 17 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। सत्रह क्वेश्चन तुमको सॉल्व करने होंगे। तो बस तुम फोकस करो कि मैं उन 16-17 को ही सॉल्व करूं, बाकी के जो 8 है उसको छोड़ दो, घर पे प्रैक्टिस करने के लिए छोड़ दो। मतलब ट्राई टू स्कोर अबव 50 इन ईच सब्जेक्ट, 50 से ऊपर हर सब्जेक्ट में स्कोर करने की कोशिश करो, और जो सब्जेक्ट इजी आ जाए उसमें जो है वहाँ 70 तक पहुंचो वहां पे। ठीक है, जब भी कोई क्वेश्चन पेपर टीचर बनाता है तो वो ये माइंड में रख के बनाता है कि उसको कुछ क्वेश्चंस इजी डालने हैं, और वो ये भी माइंड में रख के बनाता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे टफ डालने हैं जो केवल 4 या 5, 2 या 4 ही बच्चों से सॉल्व हो। सबकी ये थिंकिंग होती है, हर पेपर की ये थिंकिंग होती है, पेपर सेटर की। सो हर क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चंस तुमको डेफिनेटली इजी मिलेंगे एंड दैट यू हैव टू स्कोर। आई बात समझ में? तो नेक्स्ट टाइम से कोई भी TWT या कोई भी हो, स्टार्ट विथ अ TWT, डोंट एक्सपेरिमेंट विथ पार्ट टेस्ट में एक्सपेरिमेंट मत करो। TWT से तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो ना, TWT में तो उसमें जो है पहले क्वेश्चंस को शॉर्टलिस्ट करो, उनको अटेम्प्ट करो, फिर बाद में जो है जो नहीं आ रहे थे या जिसमें तुमको लगा कि मेरे को अलग से थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा उसको फिर अटेम्प्ट करो। ठीक है, यस सर। ओके सर। चलो, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में वी विल कंटिन्यू विथ और जो भी था, और अपना होमवर्क सबमिट कर देना DPP 3-4-5 ऑन योर होमवर्क ग्रुप। ओके सर। चलो बाय। हाँ, नोट्स में सेंड कर देता हूँ ये वाला अभी।